प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी कथा साहित्य का एक महत्वपूर्ण अध्याय नई कहानी पर बात करने जा रहे हैं। नई कहानी हिंदी का एक प्रमुख कथा आंदोलन है और एक व्यापक आंदोलन है। इसलिए इसे हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे और पहले भाग में हम नई कहानी की जो अवधारणा है और उसका विकास है उस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आप लोगों को पता होगा कि आजादी के बाद भारतीय मध्य वर्ग को नए सिरे से एक पहचान मिली, उसकी प्रतिष्ठा हुई, उसका विकास हुआ। 47 से 50 यह जो 3-4 साल का समय है, इसे हम संक्रमणकालीन समय के तौर पर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें कहानी को फलने फूलने का बहुत मौका मिला। साथ ही कहानी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, विशिष्ट पत्रिका है, और इसका संपादन महान कथा शिल्पी अमृत राय किया करते थे। इस दौरान आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि नई कहानी में है क्या, नई कहानी कहते किसे हैं, तो फिर पुरानी कहानी भी कुछ है। इन सवालों से जूझते हुए कुछ बातें हम करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1900 में जो हिंदी कहानी का प्रारंभ होता है, उसे एक उत्कर्ष रूप देने में प्रेमचंद की बड़ी भूमिका रहती है। और हिंदी कथा साहित्य प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल और अज्ञेय के रचना संसार के बाद, तो इन्हें हम समझने के लिए कह सकते हैं कि ये हमारे पुराने रचनाकार हैं। और इसके बाद जो कथा आंदोलन शुरू होता है, जैसे कि मैंने बताया, श्रीपत राय द्वारा संपादित प्रसिद्ध पत्रिका कहानी का संपादन, इसका 1956 में नववर्षांक आया। और उस नववर्षांक में श्रीपत राय जी ने कहा कि यह स्वीकार करने में मुझे आपत्ति नहीं कि कहानी का स्वरूप बदल रहा है, और मैं शायद अपने पुराने संस्कारों के कारण कहानी से वह मांग नहीं कर रहा हूं, अपने जो आज लक्ष्य, उसका लक्ष्य ही नहीं है। इस संदर्भ में हमें भूलना नहीं चाहिए E.M. फॉर्स्टर, जो प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सोचता हूं कि जिन कारणों से मैंने अनायास लिखना बंद कर दिया, उनमें से एक कारण यह है कि संसार का सामाजिक रूप इतना बदल चुका है और मैं पुराने ढंग की परिवारों वाली दुनिया के बारे में लिखने का आदी था, जो अपेक्षाकृत शांत थी। वह सब चला गया, और यद्यपि मैं नई दुनिया के बारे में सोच सकता हूं, फिर भी उसे कथाकृति में नहीं रख सकता।
इन दोनों उद्धरणों से यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि रचनाकारों में एक नए और पुराने का द्वंद्व दिखाई पड़ता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मुक्त होकर जीवन यथार्थ से जुड़ना चाहता है, या उस जीवन यथार्थ के लिए नई पीढ़ी आकुल रहती है। नई कविता आप जान चुके हैं कि 1943 में उसकी शुरुआत होती है, और साहित्य में यह स्पृहणीय नहीं होता है कि कविता विधा में नई कविता हो और कहानी विधा में कोई पुरानी परंपरा की कथा चले। इसलिए युग स्पंदन को अंकित करने के लिए विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग अभिव्यक्तियां होंगी, लेकिन एक तरह के भावबोध की रचना साहित्य में एक ही कालखंड में स्पृहणीय होती है। कविता में अलग, कहानी में अलग, उपन्यास में अलग, इस तरह के भावबोध साहित्य में अपेक्षित नहीं है। आप लोगों ने देवी शंकर अवस्थी का नाम सुना होगा, और देवी शंकर अवस्थी की प्रसिद्ध और चर्चित पुस्तक है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि नई कहानी का स्वरूप क्या है। उस स्वरूप के बारे में हम जानेंगे, और कहानी संदर्भ और प्रकृति वाली जो चर्चित पुस्तक है उसमें वो लिखते हैं कि आज़ादी ने एक बारगी अनेक रूढ़ विचारधाराओं को निस्सार साबित कर दिया। अकेला अनुभव भले ही बहुत दूर न ले जाए, लेकिन उस समय निजी अनुभव ही लेखक को एकमात्र सहारा मालूम हुआ, और उसे लगा कि किसी भी कीमत पर अपनी अनुभूति क्षमता को सतत जागृत रखना अपने जीवन और अपने सृजन के लिए अनिवार्य है। स्पष्ट है कि एक अकेला अनुभव संपूर्ण समाज के लिए कितना उपयोगी है। इससे बड़ा सवाल यह है कि वह जो अनुभव है, उस अनुभव की प्रामाणिकता को स्पष्ट करना नई कहानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी साहित्यिक विधा के लिए नया होते रहना उसकी जीवंतता का सूचक है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल और अज्ञे की कहानियों पर ध्यान केंद्रित अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रेमचंद का जो कथ्य है वह यशपाल का कथ्य नहीं है, और जैनेन्द्र कुमार के जो विचार हैं जाहिर सी बात है कि वह अज्ञे के नहीं है। क्या कहन, क्या कहने का ढंग, क्या शैली और क्या कथानक, सब में आप एक नयापन देखेंगे। तो साहित्य में इसे हम प्रगतिशीलता कह सकते हैं, प्रगतिशील दृष्टि कह सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि साहित्य में कुछ भी पुराना नहीं होता, साहित्य में हमेशा नया ही हुआ करता है। नई कहानी के संदर्भ में यह बात हमें स्पष्ट तौर पर ध्यान देने की बात है कि यह आंदोलन अपनी पुरानी पीढ़ी की परंपराओं और रूढ़ियों और अभिव्यक्तियों से अपने को मुक्त रखना चाहता है। इसलिए नई कहानी हिंदी कहानी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। कई आंदोलन हुए, जैसे नई कहानी के अलावा सचेतन कहानी आई, कहानी आई, यहां तक कि समांतर कहानी आई, सक्रिय कहानी आई, सहज कहानी आई, जनवादी कहानी आई, समकालीन कहानी आई। लेकिन कहीं ना कहीं
आप जब इन सभी कहानी आंदोलनों को देखेंगे तो जो नयापन है, यह नयापन, इसकी शुरुआत हम नई कहानी कथा आंदोलन में पाते हैं। अतः जो यह नई कहानी के जो त्रयी माने जाते हैं, 3 प्रसिद्ध कहानीकार जिन्होंने नई कहानी के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, इन लोगों ने प्रेमचंद तक की कहानी को अपने ढंग से नकार कर, यानी उसमें नयापन लाने के लिए उन्होंने, यहां तक कि आपको याद होगा कहा गया था कि पकी फसल में बहने वाला पानी, अर्थात एक के नयापन के प्रति, एक नई दृष्टि के प्रति इन लोगों ने हमेशा एक विचार रखा। और इसके पहले आदर्शों और विचारों के आधार पर जो कहानियां रची जाती थी, विचारधारा के तहत जो कहानी रची जाती थी, नई कथा आंदोलन में इसका पुरजोर विरोध हुआ और विचार, सत्य या आइडिया, इन तीनों के आधार पर लिखी गई कहानियों को नई कहानी के कथाकारों ने सिरे से अग्राह्य किया। उन्होंने इस पर बल दिया कि जो कथा हम लिखने जा रहे हैं वह कथा कहां तक प्रामाणिक है और वह कथा परंपरागत और रूढ़ तत्वों से किस अर्थ में भिन्न है। इसलिए राजेंद्र यादव को यदि हम ध्यान में रखें तो वो नई कहानी का स्वरूप पर अपनी बात करते हुए लिखते हैं, काल के प्रवाह में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध और स्थिति ही आज की कहानी की विषय वस्तु है। व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह किया गया है। समग्रता का मतलब यहां जो उसकी सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसके सामाजिक परिवेश हैं, जो उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो उसका मानसिक अंतर्द्वंद है, जो उसके तनाव हैं और जो उसकी जरूरतें हैं, इन चीजों के आधार पर कथा सृजन करने के लिए नई कहानी के प्रवक्ताओं ने बहुत अधिक जोर दिया। और कथानक की पूरी अवधारणा नई कहानी तक आते आते बदल गई। और पहले जिस प्रकार से कथानक में एक कथा हुआ करती थी, यहां चाहे राजेंद्र यादव हों, कमलेश्वर हों या अन्य नए कहानीकार हों, इसमें कथा तत्व का, जिसे आप कहते हैं किस्से, जिसे आप कहते हैं कथा का क्रम, उन तमाम चीजों को नए कहानी के रचनाकारों ने अपने ढंग से पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। बहरहाल नई कहानी अतीत के स्थान पर वर्तमान को सर्वाधिक महत्व देती है और समकालीन संदर्भों को उसके साथ जोड़ती हैं। वर्तमान की तमाम विसंगतियों, विद्रुपताओं, अंतर्विरोधों, तनावों और कुंठाओं को, यह सच है व्यक्ति के संदर्भ में ही सही, लेकिन उन्हें प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ यह जो, इसे आप वैयक्तिकता कहकर नकार नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं यह वैयक्तिकता सामाजिकता की सीढ़ी है
या इस व्यक्तिगत जो अनुभव है, व्यक्तिगत जो अनुभूतियां हैं, व्यक्तिगत जो प्रामाणिकता है, उसे वो अपनी कहानियों में प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कि 1950 के आसपास इस कथा आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और बमुश्किल 13 से 15 साल तक यह कथा आंदोलन चला। लेकिन नई कहानी की गंभीरता, नई कहानी के उसकी व्यापकता, नई कहानी के संदर्भों को समझने के लिए ये कालखंड में अगर आप सोचते हैं कि 13 और 15 सालों का, तब नई कहानी के साथ न्याय नहीं होगा। एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह हमारे सामने आती है, क्योंकि तत्कालीन समाज में आजादी के बाद भारतीय युवा पीढ़ी में जो हताशा थी, राजनीति के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार था, इन तमाम नई कहानी के रचनाकारों ने उसे अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करने की कोशिश की। साथ ही साथ एक गहरी उदासीनता, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, उसे भी व्यक्ति के माध्यम से सही हमने यह देखने की कोशिश की और नई कहानियों में इसका भी उल्लेख मिलता है और बड़ी प्रामाणिकता के साथ मिलता है। आप सभी जानते हैं, साहित्य की कोई भी विधा हो, वह समाज की देन होती है। यानी जैसी सामाजिक परिस्थितियां रहेंगी, जिस तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य होते हैं, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के अनुसार उसकी कहानी बनती है या उसकी कविता बनती है। क्योंकि रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से किसी न किसी रूप में युग सत्य का उद्घाटन कर रहा होता है। इस दृष्टि से अगर हम नई कहानी का पाठ करेंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि उस युग सत्य को व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश नई कहानी के रचनाकारों ने किया है। शिक्षित स्त्री बाहर निकलती है 50 के बाद की स्थिति, और पुरुषों से उसका संपर्क होता है, आत्मीयता बढ़ती है, प्रेम उत्पन्न होता है, और समाज की वर्जनाओं के चलते, समाज के निषेध के चलते, कहीं कहीं ही नहीं बल्कि अधिकांश स्थलों पर उसका प्रेम असफल होता है। इस असफलता से जो हताशा उत्पन्न होती है, उस हताशा की भी अभिव्यक्ति, यानी एक नई स्त्री की अभिव्यक्ति, और बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है नई कहानी की कि यह वह कहानी का आंदोलन है जिस कथा आंदोलन में कि स्त्रियां भी खुलकर सामने आती हैं और कहानियां लिखती हैं। आप नाम रख सकते हैं मन्नू भंडारी जी की, कृष्णा सोबती की, या फिर उषा प्रियंवदा की। सभी इसी दौर में आती हैं और खुलकर अपनी बातें लिखती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती को, या फिर उषा प्रियंवदा जिनकी पृष्ठभूमि विदेश रही, विदेशी है, यानी उस विदेशी पृष्ठभूमि में अपनी विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने जो अनुभव अर्जित किए, जो उन्हें अनुभूतियां मिली, उसे कथ्य और संवेदना के धरातल पर प्रस्तुत करने का प्रस्तुत किया। यानी नई कहानी में कथ्य और संवेदना का एक विस्तार हुआ, और उसमें जो स्त्री कथाकार हैं उनकी एक
बड़ी भूमिका रही। नई कहानी के कथाकारों की संख्या और उनकी परिधि, उसमें व्यापकता आई, विविधताएं आई। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि एक तरफ आंचलिकता तो दूसरी तरफ दूसरी भाषाओं के कहानीकार, अर्थात हिंदी कहानी में वे कहानीकार भी आते हैं जो अन्य भाषा भाषी हैं। इससे कहानी की जो व्यापकता है वह हमारे सामने आती है। जैसे कि भाषिक अभिव्यक्तियां बदलती हैं, अभिव्यक्ति के स्तर पर विविधताएं आती हैं। पंजाब प्रांत से आने वाले कथाकार, उनकी कहानियों में जो पंजाबी शब्दावली है, कुमाऊं से आने वाले रचनाकार कुमाऊनी, भोजपुर प्रांत से आने वाले रचनाकार भोजपुरी, इन तमाम अर्थ छवियों को हम कहानी के माध्यम से देख सकते हैं। ये नई कहानी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उसकी व्यापकता का सूचक है। विद्यार्थियों, नई कहानी ने राजनीति के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित किया है। यूं कह सकते हैं कि एक तरह की उदासीनता दिखाई है, क्योंकि नेताओं और उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी कथनी और करनी में इतना अंतर आ गया था कि नए कथा लेखकों के मन में इस राजनीति के प्रति एक तरह का अविश्वास उत्पन्न हुआ था, एक नकारात्मकता आई थी। ऐसा नहीं है कि राजनीति को लेकर कहानियां नहीं लिखी गई, लेकिन जहां भी लिखी गई आप ध्यान देंगे कि वहां एक प्रबल व्यंग्यात्मकता मिलेगी, आपको एक आक्रोश मिलेगा। मसलन यहां मैं केवल एक नाम लेना चाहता हूं, हरिशंकर परसाई जी का। विद्यार्थियों, आप यह भी देखेंगे कि अभिव्यक्ति का स्तर नई कहानी के दौर में पूरी तरह से बदल गया। कथाकारों ने अभिव्यक्ति में प्रबल संयम का परिचय दिया। कम कहकर काम चलाना, वर्णनात्मकता को दूर करना, सांकेतिकता, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता आदि के माध्यम से उन्होंने अपनी कथा को, अपनी कहानी के सूत्रों को बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नई कहानी की जो सांकेतिकता है, यह एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, जिसके चलते कि इस टर्निंग पॉइंट, इस सांकेतिकता के माध्यम से आप नई कहानी को अपनी पूर्ववर्ती कथा से अलग कर सकते हैं। मोहन राकेश ने इस संदर्भ में कहा है, बात वही होती है और जीवन के उसी कैनवस से उठाई जाती है, मगर उसके संबंध में लेखक के अनुभव की निजता, जीवन के यथार्थ की व्यापक पकड़ और भाषा तथा शिल्प के क्षेत्र में उसकी अपनी प्रयोगात्मकता, उसकी रचना को भिन्नता और एक और ही सार्थकता प्रदान कर देती है। जरा हम कुछ कहानियों के माध्यम से इस कथन को समझने की कोशिश करेंगे। प्रसिद्ध कहानी जो आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, वह है चिप की दावत। जानते हैं उसके रचनाकार भीष्म साहनी है। अब मां के चरित्र के माध्यम से
कथाकार एक संकेत उभारना चाहते हैं, या फिर एक अति महत्वपूर्ण कहानी इस दौर की। आप देखिएगा दोपहर का भोजन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना का अमरकांत जिसके रचनाकार हैं, उसमें क्या है, अभावग्रस्त परिवार की मामूली दोपहर के वर्णन से रचनाकार जो संकेत प्रस्तुत करता है। मसलन हम ये कह सकते हैं कि वर्णन बाहुल्य से, जिसे आप अति कथन कहते हैं कविता में, उस वर्णन बहुलता से बचने का पूरा प्रयास नई कहानी कथा आंदोलन में दिखाई पड़ता है। इसे और एलाबोरेट करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए आप एक और जिंदगी पढ़ सकते हैं जो मोहन राकेश द्वारा लिखी गई कहानी है। नई कहानी के दौर में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके माध्यम से कि आप इसकी पूर्ववर्ती पीढ़ी में रची गई कहानियों से नई कहानियों को अलग पाते हैं। वह है नई कहानी में प्रयुक्त बिंबात्मकता। आप लोगों ने यह बिंब और बिंबात्मकता के बारे में कविता में पढ़ा होगा, लेकिन नई कहानी ने इस बिंबात्मकता को एक रूप प्रदान किया और उसका खूब बढ़िया से सुंदर ढंग से इसका इस्तेमाल किया। मैं केवल संकेत देना चाहता हूं कि शेखर जोशी द्वारा लिखी गई कहानी कोशिका घटवार, जिसमें निर्जन वीराने में गुसाई की चक्की से निकलती भक भक की आवाज, बाहर बहती कोसी की सूखी धारा, पिसान के लिए खप्पर में अनाज डालकर बाहर निकलने पर आटे की उड़ती सफेदी में लिपटा उसका शरीर, जैसे बिंब उसके मन में बसी रहे, और गहरी उदासी और अकेलेपन में रिश्ते जाने की पीड़ा को निर्मल वर्मा राजकुमार की अधिकांश कहानियों में हम पाते हैं। तो आपने दो प्रमुख बिंदु सुने, बिंबात्मकता और संकेतात्मकता। नई कहानी के जो व्याख्याता हैं, उन व्याख्याताओं ने यदि सबसे अधिक किसी पर बल दिया तो वह है प्रामाणिकता और भोगा हुआ यथार्थ। आप यूं कह सकते हैं, प्रामाणिकता और भोगा हुआ यथार्थ तो नई कहानी के लिए पारिभाषिक शब्दावली जैसे बन गए, और लेखक अपने अनुभव संसार का ही वर्णन करके एक पाठकों में विश्वसनीयता अर्जित करता है, उसकी ईमानदारी प्रकट करता है और उस प्रामाणिकता को हमारे सामने रख रहा होता है। हालांकि सामाजिक संदर्भों से कहानी को अलग करने के कारण कुंठाएं और विकृतियां पर्याप्त मात्रा में नई कहानी में आती हैं, जिसके चलते कि नई कहानी का परवर्ती काल में काफी विरोध हुआ। यह जो अनुभव की प्रामाणिकता है, इसे आप अनुभववाद कह सकते हैं, और इस अनुभववाद का समांतर कहानी, सहज कहानी, तमाम जो कथा आंदोलन हुए, उसका अपने अपने ढंग से इसका विरोध किया गया। हालांकि और नए नए कथा आंदोलन हमारे सामने आए। एक छोटा सा यह निवेदन है कि ये जो नई कहानी है, इसका सबसे पहले नामकरण किसने किया,
इसे लेकर बड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि नई कहानी का नामकरण नामवर सिंह ने किया। कुछ लोग कहते हैं कि जो कथात्रयी है नई कहानी के उन लोगों के द्वारा हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि नई कहानी शब्द यूं ही चल पड़ा। लेकिन इस संदर्भ में हम देवी शंकर अवस्थी की बात याद करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि साहित्यकार सम्मेलन 1957 में हुआ, जिसमें 3 लोगों ने पर्चे पढ़े और उन तीनों के नाम बताना चाहूंगा मैं, शिव प्रसाद सिंह, हरिशंकर परसाई और मोहन राकेश। उनके पर्चों में नई कहानी शब्द का प्रयोग हम पाते हैं। बहरहाल उस विवाद में आपको हम ले जाना नहीं चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि नई कहानी कथा आंदोलन ने हिंदी कथा साहित्य को एक अलग से पहचान दिलाई और कथा की जो भूमिका है उसके रेखांकित किया, और साथ ही साथ इसमें स्त्रियों को खुलकर सामने आने का अवसर मिला, और नई कहानी में जो विविधता है, नई कहानी में जो निजीपन है, नई कहानी में जो अनुभव की प्रामाणिकता है, नई कहानी में जो विश्वसनीयता है, भले ही वो व्यक्ति के संदर्भ में है, इसने बहुत अच्छा एक आंदोलन किया था, जिसका कि बाद के दिनों में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अस्तु हम ये कह सकते हैं कि 1950 से लेकर 63-65 तक नई कहानी ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान हिंदी कथा आंदोलन में रखा। तो विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।